रामू माघी प्रबोधिनी का, और साथ ही साथ जिसके कारण आप यहाँ है, भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान का, कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया और आपके सामने मुझे जो विषय दिया है वो बहुत बड़ा विषय है। यानी भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, और उसमें भी विचार, नेतृत्व और संगठन। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा उन्होंने बताया, वर्बेटिम आपको मैं दे रहा हूँ बाद में, वैसे ही मेरा जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय, वह भी मैं लिखकर लाया है, वो आपको दे दूंगा। और उन्होंने किताब के बारे में भी कहा, वो किताब भी यहाँ की भाषा क्या है आप लोगों की ऐसा समझकर हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी, ऐसे 4 भाषाओं में जिसकी जो भाषा है उसको दी जाएगा। ये छोड़कर और कोई भाषा है क्या यहाँ? यू विल गेट इंग्लिश। तो शुरू करते हैं। तो यह 1951 से 2021 70 वर्ष होते हैं, और ये 70 वर्ष में भारतीय जनसंघ से जो भारतीय जनता पार्टी में, और उसमें विचार, नेतृत्व और संगठन, तो ये तीनों बातें जो है वो एक दूसरे से मिली हुई होती है। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी ख्याल में आएगा कि जो विचार होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन भी होता है। संगठन कैसा है यह भी एक आपके सामने बात करते करते आ जाएगा। अब ये जो सत्र है वो 1.5 घंटे का है, तो मैं कोशिश करूंगा कि समाप्त करूंगा, उसमें से कुछ रह जाएगा तो आप पढ़ेंगे। पढ़ने की आदत तो अभी आप सबको होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए वो बनाकर लाया है। लेकिन मेरे लिए ये परीक्षा है कि हम लोग तो लंबे भाषण करने की आदत होती है, और है सामने घड़ी तो है। तो मैं ऐसे ढंग से समाप्त करूं कि प्रश्नोत्तर के लिए भी समय मिल जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना की जो पार्श्वभूमि है, वो पार्श्वभूमि इस प्रकार से है कि देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उस समय पर महात्मा गांधी जी ने, जिनको राष्ट्रपति के पिता हम कहते हैं, उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी कि पहली सरकार है और इसलिए कुछ दूसरे विचारों के लोगों को भी मंत्रिपरिषद में लेना चाहिए। तो उसमें से लोग प्रमुख ये थे, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और दूसरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अब ऐसे लोग थे, आगे क्या हो गया वो देख लेंगे। लेकिन दोनों ने पंडित नेहरू जी के नीति व्यवहार के कारण अपना मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया, और दोनों ने अपने अलग पार्टियां प्रारंभ की। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा देने का प्रमुख कारण यह था कि देश आजाद होने के बाद एक तो बड़ी संख्या में हिंदुओं को भारत में आना पड़ा, जो पाकिस्तान भाग में था, और उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत की सेना जीत रही थी,
लेकिन पंडित नेहरू जी स्वयं इस विषय को लेकर यूनो में गए, विश्व संगठन में गए, जरूरत नहीं लेकिन गए, और इन दो बातों को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम उन्होंने पीपल्स पार्टी रखा। बाद में उसी नाम को जनसंघ, भारतीय जनसंघ में वो परिवर्तित किया। लेकिन ये आपको भी सबको मालूम होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो उनकी राजनीति और आगे के दृष्टि से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उस समय पर प्रमुख थे गोवलकर गुरु जी, उनको मिलने के लिए गए और उन्होंने उनको आह्वान किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सहयोग देना चाहिए, चुनाव के कार्य में आना चाहिए। तो उस समय पर गुरुजी ने उनको कहा कि हम तो अलग पद्धति से संगठन का काम करते हैं, इसलिए जनसंघ को कोई पार्टी में विलीन नहीं करेंगे, लेकिन आपका काम आवश्यक है, महत्व का है, तो आपको कुछ हम ऐसे लोग देंगे जो नई पार्टी बनने के लिए उपयुक्त होंगे। और इस भूमिका में उन्होंने जो प्रचारक दिए, कई जगह पर दिए, लेकिन उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, जगन्नाथराव जोशी, सुंदर सिंह भंडारी, लालकृष्ण आडवाणी, और इस प्रकार से बाद में हर एक के नाम आपको मालूम है, आगे के जीवन में उन्होंने क्या क्या किया। ये सब उस समय पर संघ के प्रचारक थे, तो उनको इस काम में लगाया और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पार्टी के साथ चुनाव आते ही हैं और 1952 में पहला चुनाव आया। उसके पहले जो सरकार थी वो लोकसभा के द्वारा चुनकर नहीं गई थी, वह जो संविधान समिति थी उसके तहत जो चुनकर गए थे वो मने थे। लेकिन पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ, उसमें भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती और उस समय पर जनसंघ को 3.07 मतलब 3% वोट मिले। उस समय पर 3% वोट मिलते हैं तो पार्टी ऑल इंडिया पार्टी करके मानी जाती थी। अब ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया। तो इसमें 3 सदस्य, लेकिन बाकी की भी हिंदू महासभा के 4 सदस्य आए थे, गणतंत्र परिषद करके है। ऐसे जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनके 31 दलों ने एक संसदीय गुट बनाया और उसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस गठबंधन के लोकसभा के अंदर प्रमुख बने और ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। तो वहां से ये काम होते होते अब जम्मू कश्मीर में जो समस्या थी वो समस्या और बढ़ने लगी। उसका कारण ये था कि जो संविधान बना था उस संविधान में 370 इस प्रकार का जो क्लॉज था उसके तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान इस प्रकार की थी और उसके जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री ने उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था या उनका संविधान अलग था या उनका ध्वज भी अलग था। और ये जम्मू और कश्मीर ये 2 बड़े हिस्से हैं, तो ये जम्मू के लोगों को ये मंजूर नहीं था और इसलिए जम्मू की प्रजा परिषद नाम की वहाँ संगठन था और उन्होंने आंदोलन शुरू किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का समर्थन देने का प्रारंभ किया। ये जो एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान, ये जो नारा है वो जम्मू के प्रजा परिषद का है
लेकिन उसको भी वो भी बाद में जनसंघ में विलीन हो गई। तो किसी भारतीय को जम्मू कश्मीर में जाना है तो परमिट लेना पड़ता था, जैसा पासपोर्ट होता है विदेशों में। उसके विरोध में ये समाप्त तो होना चाहिए। इस बात को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हम आंदोलन शुरू करें। और मैं देश के लोकसभा का विपक्ष का नेता हूँ, तो लोकसभा के सदस्य को भी जाने के लिए परमिट ये मान्य नहीं है। इस प्रकार से वह सत्याग्रह, और वह सत्याग्रह को एक ऑल इंडिया स्वरूप भी देने का काम हुआ। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि आप सत्याग्रह करिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं अकेला ही जाऊंगा। इस भूमिका में वह उन्होंने सत्याग्रह किया और 11 मई 1953 को उनको कारागृह में लेके गए। और लगभग 1 महीने के बाद 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। अब विपक्ष के नेता का इसके कारण निधन, यह कितनी गंभीर बात है आप समझ सकते हैं। मांग उठी देश में कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस समय पर पंडित नेहरू जी के सरकार ने ये जांच नहीं होने दी, जांच की नहीं। और एक दृष्टि से कई लोगों ने ये कहना भी शुरू किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए तो ये जनसंघ भी उसके साथ चला जाएगा। लेकिन जो नाम मैंने बताए, ये लोग ऐसे बात से हार मानने वाले, निराश होने वाले, तो उन्होंने कहा अब और हिम्मत के साथ हम काम करेंगे। और उन्होंने यह प्रयास जनसंघ के वर्धापन का जारी रखा। एक विषय पर हमेशा भी चर्चा होती रहती है लगातार कि हिंदुत्व है ये विषय पर। तो जनसंघ का जो सदस्य बनता है उसके पीछे एक प्रतिज्ञा होती है कि हम ये करेंगे इस प्रकार से। तो उसमें हिंदुत्व ये शब्द नहीं था, वह एक दृष्टि से समझबूझकर नहीं था, क्योंकि बात ये चल रही थी कि जनसंघ के विचारों के लगभग समान हिंदू महासभा के भी विचार है। राम राज्य परिषद करके स्वामी करपात्री जी की भी एक पार्टी थी, उनके भी विचार है। तो ये तीनों साथ में रहे तो अधिक अच्छा होगा, इस प्रकार का एक विचार उन दिनों में चल रहा था। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि ये हमको मंजूर नहीं, और हिंदू महासभा का इस मुद्दे पर कि हिंदू महासभा में केवल हिंदू ही जा सकते हैं। तो देश में जब जनतंत्र आया है तो हर नागरिक को मतदान का अधिकार है, तो सबके लिए हमने काम करना चाहिए इस बात को लेकर। और साथ ही साथ रामराज्य परिषद जो थी वह तो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे और छुआछूत में भी विश्वास रखते थे। तो यह भी संविधान के अनुकूल नहीं है। इस बात को लेकर इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करके इकट्ठा काम करने के दृष्टि से भारतीय जनसंघ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि ये तीनों पार्टियां एक हो जाए। जनसंघ के प्रारंभ के वक्तव्य में, डॉक्यूमेंट्स में यह बात हमेशा आती रही कि हम जो राजनीति करेंगे वह राजनीति मूल्यों के आधार पर करेंगे और उसमें व्यवहार को भी हम महत्व देंगे तथा अनुशासन का भी आग्रह रखेंगे। इस प्रकार की बात उसमें आती है। और इसलिए मैंने जो हिंदुत्व की बात की, तो हिंदुत्व के बदले में वहाँ भारतीय संस्कृति इस प्रकार के शब्द का उपयोग किया गया। तो भारतीय संस्कृति और इसके आधार पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसके लिए हम बंधे हुए हैं। इस प्रकार का एक वैचारिक जो बात कोई भी पार्टी में होनी चाहिए, इस पर अब ये कहना और करना कैसे है, उसमें एक बड़ा उदाहरण है, वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान से
विधायक के नाते चुनकर आए थे 7 लोग जनसंघ के टिकट पर। और उस समय पर देश में ही एक कृषि का आंदोलन चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है उसके परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन उसका तत्व ये था कि जो जोतेगा उसकी भूमि, यानी अंग्रेजी में लैंड टू द टिलर, कि सरदार की वगैरह वगैरह जो है वो सब समाप्त करके लैंड टू द टिलर। तो ऐसा विधेयक जब राजस्थान की विधानसभा में आया तो जनसंघ के ये 7 सदस्य थे, उसमें से 6 सदस्यों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि वो सरदार थे या संस्थानिक राजा थे। तो बोले हम तो अपने ताकत पर चुनकर आए हैं और जनसंघ यदि इस बात को समर्थन देता है तो हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने न मानने का ऑफिशियल घोषणा की 7 में से 6 लोगों ने। तो फिर भारतीय जनसंघ ने उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर उनको पार्टी से निकाल दिया और केवल एक ही सदस्य बच गया। और वो जो बच गया सदस्य वो थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत ये बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने और देश के ये सब आपको मिलने के लिए आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सब लिख, जो बोर्ड है वो बोर्ड करके भी आपको मिल जाएगा, उसका मैं कारण बाद में बता दूंगा। तो यह भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति भी बन गए। तो यह एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। और इसके आगे मैं आपको कुछ कालखंड मैंने किए क्योंकि हर वर्ष का एक न सोचते हुए मैंने 6 कालखंड किए और 6 कालखंडों में पार्टी की गतिविधियां क्या रही, चुनाव में स्थिति क्या रही, इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। तो पहला जो खंड है, मैंने कहा कि 70 वर्ष को विभाजित करना है 6 घंटों में, तो 6 कालखंडों में। तो पहला कालखंड है 1951 टू 1972, यानी 21 वर्ष का यह पहला कालखंड है। उसमें भारतीय जनसंघ ने अपना घोषणा पत्र बनाया और ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, ये मैं पढ़कर ही आपको बताता हूँ। पहले घोषणा पत्र में जनसंघ ने देश को शक्तिशाली, संगठित तथा संपन्न बनाने का ध्येय रखा, भारत को सामाजिक एवं आर्थिक जनतंत्र बनाने का संकल्प प्रकट किया तथा आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन वृद्धि, वितरण में समानता और उपभोग में संयम, यह त्रिसूत्री पर बल दिया गया। इसके आधार पर काम करना शुरू हुआ और उसको वैचारिक भूमिका में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहले महामंत्री थे और उनके जीवन के आखिर के 1 साल तक वो महामंत्री रहे। वैचारिक भूमिका उन्होंने बड़े और संगठनात्मक काम बहुत अच्छी तरह से किया और इसलिए उन्होंने एकात्म मानववाद यह एक थीसिस के तौर पर बनाया, जो दर्शन हम कह सकते हैं। और इस दर्शन के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का चरित्र और अनुशासन, इस बात को लेकर काम करने की बात हुई। और 1965 में विजयवाड़ा में अधिवेशन हुआ, उसमें पार्टी ने सिद्धांत और नीति ऐसा एक रेगुलर दस्तावेज बनाया और उसके आधार पर कार्य करना प्रारंभ किया। इस कालखंड में लोकसभा के 5 चुनाव हुए और ये 5 चुनाव में भारतीय जनसंघ को पहले चुनाव में 3.07 वोट जो मिले थे उस पर 7.36, मतलब लगभग डबल तक मतदाताओं की संख्या हुई। लेकिन 1967 में कई राज्यों में विपक्ष के कांग्रेस को परास्त करके
विपक्ष के ज्यादा लोग चुनकर आए और ऐसे में सवाल आया कि क्या हम गठबंधन कर सकते हैं क्या। तो उस समय पर समाजवादी और कम्युनिस्ट ये दो पक्षों के साथ भी भारतीय जनसंघ ने गठबंधन किया और ये गठबंधन का स्वरूप जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बनाया। तो कार्यक्रम के अनुसार चलेंगे इस भूमिका में यह गठबंधन बनाया और गठबंधन का ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश, मतलब एक दृष्टि से हिंदी बहुल प्रदेश ये है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में ऐसे गठबंधन के सरकार बनाए, उसमें समाजवादी और कम्युनिस्ट भी साथ में थे। अब दक्षिण भारत में विस्तार होना चाहिए, इस प्रयास को लेकर केरल में अधिवेशन जनसंघ का लेने का तय हुआ और उस अधिवेशन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम तय हुआ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसकी बड़ी प्रसिद्धि उन दिनों में भी हो गई कि पहले शंकराचार्य हिंदुस्तान में अलग अलग जाकर 4 मठ स्थापन किए, तो ये उत्तर भारत का शंकराचार्य केरल में आकर अभी जनसंघ को बुलाना चाहता है। इस प्रकार की पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन एक माइलस्टोन जिसको हम कह सकते हैं वह माइलस्टोन रहा। लेकिन 11 फरवरी 1968 में रेल में रात्रि यात्रा करते समय उनकी हत्या की। अब ये हत्या होने के बाद ही उसकी भी जांच नहीं की गई, यानी कांग्रेस सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्या की भी जांच, मृत्यु की भी जांच नहीं की, इनकी हत्या की भी जांच नहीं की। तो ये फिर से यहाँ आया कि भाई जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मृत्यु के बाद जनसंघ समाप्त होगा, तो अब ये गए हैं तो जरा विकास कम होगा। इस प्रकार की जनता ने मीडिया में इस प्रकार की बात बड़े पैमाने पर आई और यह बात बड़े आग्रह से होती रही और यह कालखंड जब चल रहा था 1968 में उनका मृत्यु हो गया और आगे के दिनों में इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और उस बात को लेकर उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उसके आधार पर चुनाव लड़ा। 1971 में पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भी संघर्ष होकर भारत सरकार ने बांग्लादेश आज़ाद हो इसके लिए सेना की मदद की और इसका सारा लाभ उठाने की दृष्टि से उन्होंने 1972 में मध्यावधि चुनाव घोषित किए। ये पहला कालखंड है। दूसरा कालखंड है 1973 टू 1980, ये 7 वर्ष का 7 इयर्स का कालखंड है और उसमें जो कुछ प्रमुख घटनाएं हुई वो मैं पढ़कर ही आपको बताता हूँ, मतलब आपको तुरंत ये बातें ख्याल में आएगी। उसमें ऐसा हुआ कि गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन शुरू हुआ और गुजरात की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का पराजय हुआ और जनता मोर्चा वहां जो बना था वो जनता मोर्चा विजयी हुआ और फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यहाँ और वहां से बिहार में मुख्यतः विद्यार्थी आंदोलन शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी के चुनाव को, निर्वाचन को केस फाइल की गई थी कि उन्होंने गैर प्रकार किए हैं और उसको लेकर उनका जो चुनाव है वो अवैध घोषित हुआ। एक जगह पर गुजरात, एक जगह पर विद्यार्थियों का आंदोलन और उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया और फिर
उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री का। इस बात को लेकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन प्रारंभ हुआ। और आप थोड़ा तो जानते ही होंगे कि ये आंदोलन के तहत इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई 1975 में। और जो जो पार्टी उनके विरोध में, उनके सभी के नेताओं को, और ऐसा होने के बाद इन पार्टी के और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया। और फिर 25,000 से ज्यादा लोगों को केवल मीसा में गिरफ्तार किया गया था। सेंसरशिप लगाई गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सत्याग्रह करके जेल में वो गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगाई, तो ये पाबंदी के विरोध में भी ये सत्याग्रह और सारा कोऑर्डिनेशन के नाते, अब मैं मेरा परिचय करा के दिया, तो मैं उन दिनों में जनसंघ का मुंबई का संगठन मंत्री था। थोड़ा मैं आ जाएगा आपको जानकारी देने के लिए। और जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसके कारण ये मुंबई के अस्पताल में, जसलोक अस्पताल में उनको रखा था। तो ये सारा आंदोलन की जो निर्णय है, प्रक्रिया है, जानकारी है, वो एक दूसरे को बताने का, ये करने की जिम्मेदारी मुंबई में संगठन मंत्री होने के कारण मुझ पर रहती थी। और ये सब होकर आखिर इंदिरा गांधी जी ने, मैंने देश के हित में लगाई है आपातकालीन स्थिति, लेकिन मैं तो जनतंत्र वाली हूँ, इस प्रकार से सोचकर उसका लाभ मिलेगा ऐसा अंदाज लेकर 1977 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव घोषित करवाया। और जो जेल में जितनी पार्टियां थी वो सब इकट्ठा आई और उन्होंने चुनाव लड़ा। और स्वयं इंदिरा गांधी जी परास्त हुई और कांग्रेस परास्त हुई और विरोधियों का सफलता मिली। और उसमें ही फिर सभी पार्टियों ने इकट्ठा आकर जनता पार्टी बनाने का तय किया। और फिर भारतीय जनसंघ भी उसमें सम्मिलित हुआ। कम्युनिस्ट अलग रहे, लेकिन बाकी की जो पार्टीज है अलग अलग थी, वह उसमें सम्मिलित हुई। और मोरारजी देसाई उसके पहले प्रधानमंत्री बने। उन दिनों में देश में एक दृष्टि से देखा जाए तो सस्ताई की लहर आ गई थी, यानी सब मिलता है, कोई तकलीफ नहीं है, महंगाई कम होने लगी थी, काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा था। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए बगावत की। और उस बगावत का नतीजा ये हुआ कि आखिर सरकार गिर गई। 1980 में फिर लोकसभा का चुनाव आया, तो ये दूसरा कालखंड समाप्त हुआ। 1980 में हम आ गए। अब तीसरा कालखंड जो है वह 1980 टू 1996, ये 16 वर्षों का कालखंड है। और जब सरकार चली गई है और जनता पार्टी तो ऐसी बनी थी, तो उसमें मुख्यतः समाजवादी गुट के जो लोग थे, ये सारे विचार विनिमय होते हुए उन्होंने एक बात निकाली कि भाई इसमें जनसंघ के साथ संघ वाले भी है, तो दुहेरी निष्ठा, इस प्रकार का मुद्दा समाजवादी विचारों के लोगों ने दोहरी सदस्यता का किया। और उसके तहत ये कहा गया कि जनसंघ के जो लोग थे, एक तो आप जनसंघ में रहना है तो संघ को छोड़ दो। ये वाक्य उस समय का जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसमें दिया भी है, या तो जनता पार्टी के साथ रहे या तो संघ के साथ रहे। ऐसा करने के बाद अटल जी का कोटेशन भी मैंने उसमें दिया है। अटल जी ने उसका अपने ढंग से जो उत्तर दिया, तो अटल जी ने कहा कि भाई ये अटल जी का कोटेशन है
संघ के साथ हमारा संबंध माँ बेटे का है और आपसे केवल 2 वर्षों का है, आपातकालीन स्थिति के बाद का है, और इसलिए ये हो नहीं सकता है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनाने का, मतलब जनता पार्टी को छोड़कर बाहर निकलने का निर्णय हुआ। उस समय पर केवल पुराने जनसंघ के लोग ही बाहर नहीं आए, तो कई जगह पर जो ऐसे विचारों के थे कि भाई ये काम अच्छा कर रहे हैं और इसलिए तो कई लोग आए और फिर भारतीय जनसंघ का नाम चलाए या दूसरा नाम चलाए। तो ऐसा विचार हो गया कि दूसरा नाम, नया नाम लेना, ये जो अन्य पार्टी के लोग आए हैं उनके दृष्टि से भी सुविधा का होगा। एक व्यावहारिक विचार के नाते फिर भारतीय जनसंघ के बदले जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार का संगठन बनाने का निर्णय हुआ। वो हो गया 6 अप्रैल 1980 को। उसमें उसके बाद उसका पहले महाधिवेशन मुंबई में हुआ 1980 दिसंबर 28 से 30 तक। यह बांद्रा करके जो जगह है वहाँ उस समय पर आज जो बिल्डिंगें दिखती है वो बिल्डिंगें उस समय पर नहीं थी। तो महाअधिवेशन में कितने लोग आएंगे, ऐसा जब विचार आया है, ये भी मैं बता दूं कि उस समय पर मैं भारतीय जनता पार्टी का मुंबई का अध्यक्ष था। तो ये विचार चल रहा था, हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें कि भाई महाअधिवेशन लेंगे तो कहाँ लेंगे। तो मैंने कहा हम मुंबई में कर सकेंगे, और फिर मुंबई में अधिवेशन करने का निर्णय हुआ। तो वो बांद्रा में अधिवेशन हुआ, उसका नाम भी हम लोगों ने समता नगर करके दिया और लगभग 18-20 हजार तक लोग आएंगे, इस प्रकार का अंदाज था, लेकिन आए 58,000। तो 58,000, 18-20 हजार के बदले में 58,000। लेकिन ऐसे सारी लोग व्यवस्था उस अधिवेशन में की। और मुंबई में आपने देखा होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसी ठंडी नहीं होती है। अब दिसंबर महीने में भी कोई ज्यादा ठंडक नहीं होती है, तो फिर लोग पेंडोल के बाहर भी बहुत सोए। तो रात को लगभग 2 बजे अटल जी उठे, मैं तो बाजू में केस में था, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई चलो सब लोग ऐसे ही बाहर सोए हैं, कई लोग जरा देखेंगे। तो हमने जीप में अटल जी के साथ कैसी व्यवस्था है वगैरह देखी। मतलब नेता कैसा होता है उसका भी ये परिचायक है। उस अधिवेशन की महाधिवेशन, पहला अधिवेशन, और 2 मुख्य बातें थी। जनसंघ में भी पहले से एक व्यवस्था के तौर पर ऐसे अधिवेशनों में एक कोई बाहर का जो जनसंघ का नहीं है ऐसे व्यक्ति को विशेष अतिथि करके भाषण करने के लिए बुलाते थे। वो अपने विचार जो है वो बताएं। तो उस अधिवेशन में न्यायमूर्ति छगला को विशेष वक्ता के नाते बुलाया था। उसके 3 कारण थे। एक तो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आपातकालीन स्थिति में उन्होंने जितने जेल में लोग हैं नेता, उनके ओर से कोर्ट में काफी काम किया था। तो एक तो ये बात थी उनकी। शिक्षा मंत्री थे, आपातकालीन स्थिति के विरोध में उन्होंने काम किया, और न्यायमूर्ति थे, तो उनको हमने बुलाया था। तो वह भी